आज हम लोग क्लास 12 का 4th चैप्टर पढ़ेंगे मैथमेटिक्स में डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डिटर्मिनेंट्स में हम क्या पढ़ते हैं, डिटर्मिनेंट्स क्या होता है, ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे। जो बहुत सारे टाइम में ऐसा सिचुएशन आता है कि हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ता है, चाहे 2 वेरिएबल का या 3 वेरिएबल का। एक चीज़ हमेशा याद रखेंगे कि जितने नंबर ऑफ वेरिएबल होंगे उतने ही नंबर ऑफ इक्वेशन मेरे पास होंगे, तभी हम प्रॉपर सॉल्यूशन कर पाएंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का। जैसे ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसमें 2 वेरिएबल है तो हमारे पास 2 सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन भी होना चाहिए जो कि दिया हुआ है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दिया हुआ है, तो इसको आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के कई तरीके होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग इसे मैट्रिक्स तरीके से सॉल्व करेंगे, मैट्रिक्स मेथड से। तो सबसे पहले हम लोग इसमें मैट्रिक्स के फॉर्मेट में लिखेंगे। तो मैट्रिक्स में कैसे लिखेंगे, तो इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को ऐसे लिखा जा सकता है, जिसे कि पहले मैट्रिक्स को इसे कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं और ये वेरिएबल मैट्रिक्स है। तो इस तरीके से, और ये जो इक्वेशन के बाद जो कांस्टेंट होता है उसका मैट्रिक्स है। इस तरीके से हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो देखो, तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में इसका यूनिक सॉल्यूशन कैसे चेक करते हैं कि इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा। एक्स और वाई के कोफिशिएंट का रेशियो हम देख लेंगे। यदि नॉट इक्वल टू 0 है तो हम कह सकते हैं कि इनका यूनिक सॉल्यूशन होगा या a1 b2 क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको a1 b2 b1 a2 कर लेंगे। a1 b2 और a2 b1 0 के बराबर नहीं होंगे, तो हम कहेंगे कि इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, फिर से देखेंगे, एक्स का रेशियो, एक्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स का रेशियो और कोफिशिएंट ऑफ वाई का रेशियो हम निकालेंगे। तो दोनों का रेशियो निकालने के बाद यदि बराबर नहीं हुए तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। इसी को हम आगे के फॉर्मेट में ऐसे लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर एक तरफ ले जाएंगे तो a1 b2 माइनस a2 b1 ही होगा, इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये हमारा होगा। लेकिन ये जो नंबर आया ये क्या होता है, यही होता है डिटर्मिनेंट्स। तो ये जो नंबर है a1 b2 माइनस a2 b1 विच डिटरमाइंस यूनिकनेस ऑफ द सॉल्यूशन, जो बताता है कि यूनिक सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा, जो इस मैट्रिक्स के बारे में बताता है, इस नंबर को ही डिटर्मिनेंट्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स ए कहते हैं। मतलब इसी नंबर को इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कहते हैं। ठीक है, तो मतलब डिटर्मिनेंट ही बताता है कि किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन यूनिक होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो अब डिटर्मिनेंट के कई यूजेस भी होते हैं। तो एक चीज़ हम देख लेते हैं कि जो डिटर्मिनेंट होता है केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकल सकता है। जो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है उसका डिटर्मिनेंट नहीं निकल सकता। और टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर n वी कैन एसोसिएट अ नंबर कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए। मतलब कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसके एक पार्टिकुलर नंबर को हम डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए कहते हैं, जो कि उस मैट्रिक्स के साथ एसोसिएटेड रहता है, और उसे प्रॉपर तरीके से हम निकालते हैं। अब डिटर्मिनेंट को लिखते कैसे हैं, डिटर्मिनेंट को ये मॉड के तरीके से लिखते हैं, ये मॉड के तरीके से। मॉड ऑफ ए मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए है ये मैट्रिक्स ए। तो इसको बड़े से मॉड का साइन दे देते हैं और करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स का जो एलिमेंट है उसे हम लिख देते हैं, और इसको ऐसे भी लिखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है,
फॉर मैट्रिक्स ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज रीड एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसे डिटर्मिनेंट ऑफ ए कहते हैं, मॉडुलस ऑफ ए नहीं कहते। जैसे मॉड की साइन है तो मॉडुलस मॉड ऑफ ए नहीं कहते, क्या कहते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये चीज़ हमेशा याद रखेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कहेंगे, मॉड ऑफ ए नहीं कहेंगे। और दूसरा कि स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट संभव है। क्लियर है? अब देखो डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर वन ऑर्डर की जो मैट्रिक्स है उसमें तो केवल एक ही एलिमेंट होगा, तो वो खुद एलिमेंट ही खुद का डिटर्मिनेंट हो जाएगा। लेकिन यदि ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स है हमारे पास तो उसका डिटर्मिनेंट में 4 एलिमेंट होंगे ना। तो इसमें कैसे हम निकालते हैं, तो पहले जो मेन डायगोनल के एलिमेंट है उनको मल्टीप्लाई करके माइनस ऑफ डायगोनल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं। मेन डायगोनल का एलिमेंट माइनस ऑफ डायगोनल का एलिमेंट मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे हमारा डिटर्मिनेंट निकलता है। ठीक है, तो इनको एग्जाम्पल्स को बनाओगे ये ठीक वैसे ही बनेंगे। मेन डायगोनल का मल्टीप्लिकेशन माइनस ऑफ डायगोनल का मल्टीप्लिकेशन। अब 3 इंटू 3 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट हम कैसे निकालेंगे, तो इसका डिटर्मिनेंट हम 6 तरीके से निकालते हैं। ठीक है, इसमें 6 चीज़ें होती हैं, 3 रो होता है और 3 कॉलम होते हैं। R1 R2 R3 3 रो हो गए, C1 C2 C3 3 कॉलम हो गए। तो किसी के अबाउट भी हम एक्सपेंड कर सकते हैं डिटर्मिनेंट को। ठीक है, R1 के अबाउट भी एक्सपेंड कर सकते हैं, R2 के अबाउट कर सकते हैं, R3 के अबाउट भी एक्सपेंड कर सकते हैं। C1 C2 C3 तीनों में से किसी एक के अबाउट हम डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर सकते हैं। तो 3 इंटू 3 मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को लिखते कैसे हैं, तो इस तरीके से लिखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू A11 A12 A13 A21 A22 A23, इस तरीके से हम एंड सो ऑन लिखते हैं। ठीक है, तो अब इसको हम फर्स्ट रो के एलोंग एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, फर्स्ट रो के एलोंग कैसे एक्सपेंड करेंगे, तो डिटर्मिनेंट पे ध्यान देना। फर्स्ट रो इसको कहते हैं जो डार्क कलर में है, डार्क ब्लैक में, इसे फर्स्ट रो R1 कहते हैं। ठीक है, तो कैसे इसको एक्सपेंड करेंगे, तो देखो डायरेक्ट हम देखते हैं 4th स्टेप को। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू माइनस आई टू द पावर आई प्लस ए, जो इसका एड्रेस है इसका कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 + 1 A11 के पोजीशन पे जो भी एलिमेंट रहेगा, नंबर रहेगा या फंक्शन रहेगा, या A11 इंटू जिस रो में रो नंबर इसका 1 है तो 1 रो को हटा देंगे। देखो A11 है तो फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो को हटा दो और फर्स्ट कॉलम को हटा दो, तो जो बच गया उस डिटर्मिनेंट को हमें लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम डिटर्मिनेंट को ब्रेक करेंगे। ठीक उसी तरीके से A12 के साथ भी करेंगे। तो इस डिटर्मिनेंट को हमने ले लिया प्लस -1 टू द पावर 1 + 2, क्योंकि दूसरे एलिमेंट का एड्रेस क्या है 1 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट + 2 इंटू सेकेंड एलिमेंट जो है 1 2 पोजीशन पे जो एलिमेंट है इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ दिस वन, जो कि इसको एलिमिनेट करने के बाद आया। क्या एलिमिनेट करने के बाद, फर्स्ट रो एलिमिनेट करेंगे, सेकंड कॉलम एलिमिनेट करेंगे। देखो फर्स्ट रो एलिमिनेट करो, सेकंड कॉलम एलिमिनेट करो, तो क्या बच जाएगा, ये बच जाएंगे, तो इनका डिटर्मिनेंट ले लेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम दूसरा वाला निकाल लेंगे। प्लस तीसरा वाला 1 3 एड्रेस है इसका, तीसरे एलिमेंट का, तो -1 टू द पावर 1 + 3 लिख देंगे एड्रेस का सम इंटू वो एलिमेंट जिसके अबाउट हम ब्रेक कर रहे हैं A13 पोजीशन पे जो एलिमेंट है इंटू ये डिटर्मिनेंट, जो करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम है उसको डिलीट करने के बाद जो बचेगा उसका डिटर्मिनेंट। फिर से एक बार देख लेते हैं कि क्या बचेगा। तो इसके लिए फर्स्ट रो को डिलीट कर दो और थर्ड कॉलम को डिलीट कर दो, तो क्या बचा, ये बचा।
ठीक है, तो इसको ले लेंगे और फिर हम डिटर्मिनेंट को ब्रेक करेंगे। अब 2/2 का डिटर्मिनेंट हमारे पास है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो गया, 3/3 से 2/2 का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया। अब देखो -1 टू द पावर ऑड नंबर -1 होता है और -1 टू द पावर इवन नंबर क्या होता है, प्लस हो जाता है। ठीक है, तो यदि ऑड नंबर पावर में है तो माइनस कर देंगे और यदि इवन नंबर पावर में है तो हम प्लस कर देंगे। उसके बाद हम 2/2 का डिटर्मिनेंट तोड़ना जानते हैं कि प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई माइनस ऑफ डायगोनल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऐसे ही सबके साथ हम करेंगे तो हमारा प्रॉपर डिटर्मिनेंट ब्रेक हो जाएगा किसके रिस्पेक्ट में, फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो वैसे ही फर्स्ट कॉलम के रिस्पेक्ट में भी इसको ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो एक्सपेंडिंग अ डिटर्मिनेंट अलोंग एनी रो एंड एनी कॉलम गिव्स सेम वैल्यू। किसी भी रो के अबाउट एक्सपेंड करो या किसी भी कॉलम के अबाउट एक्सपेंड करो, उसका तो लास्ट में नंबर आएगा आफ्टर सॉल्यूशन वो सेम होगा। ठीक है, हम जानते हैं कि 6 तरीके से 3/3 को कर सकते हैं एक्सपेंड, तो 6 का आंसर जो होगा वो सेम आएगा। फॉर इजियर कैलकुलेशन को आसान करने के लिए वी शैल एक्सपेंड द डिटर्मिनेंट अलोंग द रो और द कॉलम विच कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो। जिस रो में या जिस कॉलम में सबसे ज़्यादा जीरो होते हैं हम उसी के अबाउट जनरली एक्सपेंड करते हैं डिटर्मिनेंट को, क्योंकि हमारे समय की भी बचत होती है, मेहनत की भी बचत होती है, आसानी से ब्रेक हो जाता है वो। ठीक है, तो हम देखेंगे कि किस रो में या किस कॉलम में ज़्यादा से ज़्यादा जीरो है। अब while expanding instead of multiplying -1 to the power I plus j we can multiply +1 या -1 according to I plus j is even or odd। पहले से हम देख लेंगे कि I plus j इवन है कि ऑड है, तो हमें इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। यदि इवन हुआ तो +1 से मल्टीप्लाई और ऑड हुआ तो -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसमें भी टाइम और मेहनत हमारा बच जाएगा। ठीक है, अब देखो मान लो कि मैट्रिक्स ए है और मैट्रिक्स बी है। ठीक है, देन यू कैन इजली वेरीफाई दैट ए इक्वल टू बी, ऑल्सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू दिस वन, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल टू दिस वन। ऑब्जर्व दैट इसमें क्या किया है, एक एग्जाम्पल लेके समझाया है, लेकिन हम लोग जनरल देखते हैं। जनरल रूल क्या है, यदि किसी मैट्रिक्स में के मल्टीप्लाई है, मान लो कि A इक्वल टू के बी है, B में के मल्टीप्लाई करते हैं तो A आ जाता है, तो यदि दोनों का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या हो जाएगा, k टू द पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ B हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हर एक रो से k को कॉमन ले लेते हैं। मैट्रिक्स में k मल्टीप्लाई होता है तो सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है, तो सारे एलिमेंट में चला गया। अब मान लो कि हमें तीनों रो से या तीनों कॉलम से हमें निकालना है, मान लो कि हम कॉलम को ले रहे हैं तो तीनों कॉलम से हमें k कॉमन निकालना है बाहर, तो k टू द पावर 3 बाहर निकल जाएगा। तो इसको भी ध्यान रखेंगे कि हम किसी एक रो से या किसी एक कॉलम से कोई भी नंबर कॉमन ले सकते हैं। अब देखो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, दीज प्रॉपर्टीज आर ट्रू फॉर ऑल डिटर्मिनेंट्स ऑफ एनी ऑर्डर, हाउएवर वी शैल रिस्ट्रिक्ट आवरसेल्फ अप टू डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 ओनली। ये जो प्रॉपर्टी है वो किसी भी ऑर्डर के लिए यूज होगा, लेकिन हम लोग 3/3 ऑर्डर तक ही सॉल्व करेंगे इस सिलेबस में, 12th के सिलेबस में। ठीक है, तो सबसे पहला प्रॉपर्टी कहता है कि किसी भी रो को, मतलब जो भी एलिमेंट्स है उनके रो को कॉलम में चेंज कर दो और कॉलम के रो में चेंज कर दो उनके एड्रेस को। मतलब जस्ट लाइक जैसे कि ट्रांसपोज निकालते थे मैट्रिक्स का, तो जो रो वाले पोजीशन है वो कॉलम का पोजीशन कर दो, जो कॉलम वाला पोजीशन है वो
रो का पोजीशन कर दो तो वो इनकी वैल्यू डिटर्मिनेंट्स की चेंज नहीं आएगी। समझ में आया? किसी भी यदि किसी डिटर्मिनेंट के सारे रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दो तो वैल्यू वही रहती है, सेम रहती है। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज़ हमें सीखने को मिलता है कि इट फॉलोज द अबव प्रॉपर्टी दैट ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए और ए का ट्रांसपोज। मतलब ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट निकाला और मैट्रिक्स ए के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकाला, दोनों आपस में बराबर होंगे। ठीक है, यदि कॉलम और रो को आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं तो हम लोग सिंबॉलिकली ऐसे लिखेंगे मैथमेटिक्स में, ये कह रहा है। ठीक है, मतलब ट्रांसपोज करना है, सिंपली समझ लो, ट्रांसपोज के तरीके से लिखना है और दोनों सिचुएशन में डिटर्मिनेंट सेम आएगा। ठीक है, प्रॉपर्टी 2 के अकॉर्डिंग किसी भी दो रो को या किसी भी दो कॉलम को यदि आपस में इंटरचेंज कर देते हो तो डिटर्मिनेंट का जो साइन होता है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, किसी भी दो रो को या किसी भी दो कॉलम को जब हम आपस में इंटरचेंज कर देते हैं तो डिटर्मिनेंट की साइन क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखेंगे। जैसे देखो और नोटेशन में कैसे लिखेंगे, जिस रो को आपस में इंटरचेंज कर रहे हो तो इस तरीके से लिख देना है, या जिस कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर रहे हो इस तरीके से लिख देना है और फिर साइन उसकी चेंज हो जाएगी, माइनस हो जाएगा। ठीक है, उल्टा हो जाएगा। प्रॉपर्टी 3 क्या कह रहा है? इफ़ एनी टू रोज या कॉलम्स ऑफ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। यदि दो रो आइडेंटिकल हो गए, एक ही टाइप के एलिमेंट हो गए, या दो कॉलम आइडेंटिकल हो गए तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है? 0 हो जाती है। तुरंत प्रॉपर्टी से लिख देंगे, सॉल्व करने की पूरा ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जैसे कि ध्यान से देखोगे तो इसमें फर्स्ट रो और थर्ड रो आइडेंटिकल है तो इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। क्लियर। ठीक है, यह प्रॉपर्टी 4 क्या कह रहा है कि इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और अ कॉलम of a determinant is multiplied by a constant k then its value gets multiplied by k। यदि किसी एक कॉलम में हम k से मल्टीप्लाई कर देते हैं या किसी एक रो के सारे एलिमेंट में हम k से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो टोटल डिटर्मिनेंट की वैल्यू में k मल्टीप्लाई हो जाता है हमारा। मतलब k कॉमन ले सकते हैं। इसका उल्टा भी समझ सकते हो कि किसी एक रो से, देखो ये सब में k मल्टीप्लाई है तो इसमें k कॉमन ले सकते हो। इसका उल्टा भी सोच सकते हो, k कॉमन ले लिया तो क्या बचा? डिटर्मिनेंट ही तो बचा। मतलब k इंटू डिटर्मिनेंट, मतलब फाइनली क्या आएगा? k इंटू डिटर्मिनेंट आएगा। ठीक है, बाई दिस प्रॉपर्टी वी कैन टेक आउट कॉमन फैक्टर फ्रॉम एनी रो। किसी एक रो से या किसी एक कॉलम से हम लोग क्या ले सकते हैं? कॉमन बाहर ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इफ़ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एनी टू रो, यदि दो रो का एलिमेंट जो है ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर प्रोपोर्शनल देन इट्स वैल्यू इज 0। एक तो हो गया कि दो रो आइडेंटिकल हो जाएंगे तो वैल्यू 0 हो जाएगी, और दो रो प्रोपोर्शनल हो जाएंगे तो भी वैल्यू 0 हो जाएगी। जैसे इसमें देखो ये फर्स्ट रो और थर्ड रो प्रोपोर्शनल है। कैसे? थर्ड रो में के मल्टीप्लाई है, यदि के को बाहर निकाल लिया, कॉमन निकाल लिया तो फर्स्ट रो थर्ड रो आइडेंटिकल हो जाएंगे तो वैल्यू 0 और k इंटू 0 ही होगा। ठीक है, तो इसलिए यदि दो रो या दो कॉलम आपस में प्रोपोर्शनल है तो भी इनकी वैल्यू क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। अब देखो प्रॉपर्टी 5 कह रहा है कि यदि कि कोई एक रो या कोई एक कॉलम सम के टर्म में लिखा हुआ है, दो नंबर के दो एलिमेंट के सम के टर्म में लिखा हुआ है, देन डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट। तो पूरे डिटर्मिनेंट को हम लोग सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ठीक है,
जैसे देखो यहाँ पे फर्स्ट रो में ये मल्टीप्लाई है, एडिशन है, ठीक है, ऐड है, तो इसे हम बाहर एक को इतना लेके हम एक डिटर्मिनेंट अलग कर सकते हैं और दूसरे में फिर इतना लेके एक डिटर्मिनेंट अलग कर सकते हैं। समझ में आया? तो इस तरीके से हम एक डिटर्मिनेंट को दो डिटर्मिनेंट के सम के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो प्रॉपर्टी 6 कह रहा है, ये जस्ट लाइक एलिमेंट्री ऑपरेशन जैसा है जैसे मैट्रिक्स में था कि किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में हम एलिमेंट्री ऑपरेशन कर सकते हैं। RI को RI प्लस KRJ, मतलब दूसरे रो में कुछ मल्टीप्लाई करके फिर ऐड कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है उसकी वैल्यू में, ठीक है। या कॉलम में भी उस कॉलम के साथ दूसरे कॉलम को कुछ मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई अंतर नहीं आएगा। इसमें हम ध्यान रखेंगे कि एक बार में हम दो ही ऑपरेशन कर सकते हैं और जिसका ट्रांसफॉर्मेशन जिस रो का या जिस कॉलम का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया पहली बार में, उसको दूसरी बार में यूज नहीं करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पर मान लो कि R1 इक्वल टू R1 गिव्स आउट, क्या लिखा है, R1 प्लस KR3, तो R1 का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तो यदि हम R2 का ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे तो R2 और R1 को कंबाइन नहीं कर सकते क्योंकि अभी अभी R1 का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। तो हम R2 और R3 को ही कंबाइन कर सकते हैं क्योंकि R3 का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है, R3 यूज हुआ है। समझ में आया? तो जिस रो का जिस कॉलम का ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसको उसी स्टेप में हम यूज नहीं करते दूसरे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, ठीक है। अब देखो, इफ डेल्टा 1 इज डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय दिस वन टू द डिटर्मिनेंट देन डेल्टा 1 इक्वल टू K डेल्टा। यदि हम कुछ एलिमेंट्री ऑपरेशन करके और डिटर्मिनेंट प्राप्त करते हैं तो दोनों डिटर्मिनेंट में अंतर क्या होगा, तो जो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद वाला डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी पहले वाले वैल्यू के K टाइम होगी, मतलब जो नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो डिटर्मिनेंट में भी क्या हो जाएगा, वो नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और सेकंड में वही कह रहा है कि यदि हम दो स्टेप कर रहे हैं, दो रो का ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, तो ये ध्यान रखेंगे कि जिसका पहली बार में ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो दूसरी बार में यूज नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे देखो R2 का ट्रांसफॉर्मेशन होगा R2 माइनस 2R1, तो R2 का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, R1 यूज हुआ है, तो R3 में हम R3 माइनस 3R1 कर सकते हैं, R1 को यूज फिर से कर सकते हैं, लेकिन R2 को यूज नहीं कर सकते क्योंकि R2 का क्या हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन अभी अभी हुआ है। प्रूव करो कि दिस वन इक्वल टू 0 है, तो क्या करेंगे, R1 और R2 को जोड़ देंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड तीनों हो जाएंगे, और तीनों हो जाएंगे तो तीनों में से x y z कॉमन ले लेंगे तो 1 1 1 हो जाएगा। तो फर्स्ट रो और थर्ड रो आइडेंटिकल हो जाएंगे और मिलके 0 हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल निकालना है जिसका वर्टेक्स x1 y1 x2 y2 x3 y3 है, ठीक है। ट्रायंगल है x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे, देखो ट्रिक क्या है, 1 2 3, ठीक है, ये ट्रिक है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा हाफ, यहाँ पे x1 दे देंगे प्लस x2 दे देंगे प्लस x3 दे देंगे, ध्यान से देखना। अब यहाँ पे 1 यूज हो गया है
तो क्या बचा है फिर आगे 2 3, तो y2 माइनस y3, 2 यूज हो गया है तो क्या हुआ फिर 2 के बाद 3 1, तो y3 माइनस y1, 3 यूज हो गया तो क्या बचा 1 2 बचा ना, y1 माइनस y2। तो ऐसे फॉर्मूला हम लिखते हैं। और एक बात का ध्यान रखेंगे कि एरिया कैन नेवर बी निगेटिव, ये कभी भी लेस देन 0 नहीं होती है। तो हम मॉड लगा सकते हैं, मॉड लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि मॉड से वैल्यू जो भी निकलती है वो पॉजिटिव ही निकलती है, ठीक है। अब इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, यदि एरिया निकालना है तो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। हाफ x1 y1 x2 y2 x3 y3 और 1 1 1, ठीक है। और इस डिटर्मिनेंट को ब्रेक करेंगे तो बिल्कुल यही फॉर्मूला आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखेंगे, इस तरीके से ट्रायंगल की एरिया निकलती है। तो एरिया पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, इसीलिए हम पॉजिटिव क्वांटिटी ही लेंगे, निगेटिव आ जाएगा तो भी उसको पॉजिटिव कर देंगे। इफ एरिया इज गिवन यूज बोथ पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज ऑफ डिटर्मिनेंट फॉर द कैलकुलेशन। अब एरिया गिवन है तो हम पॉजिटिव वैल्यू हो या नेगेटिव वैल्यू हो दोनों यूज कर सकते हैं। द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल फाउंड बाय 3 कोलिनियर पॉइंट इज 0। देखो ये क्वेश्चन काफ़ी बार आता है कि 3 कोलिनियर पॉइंट है ए बी सी, ठीक है। ए का मान लो कि x1 y1 है, ये x2 y2 है कोऑर्डिनेट, और ये x3 y3 है कोऑर्डिनेट। तो ये कोलिनियर कब होगा, जब एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे और उसको 0 कर देंगे, तो ये कंडीशन होता है कोलिनियरिटी का, कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी, कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट है और तीनों पॉइंट कोलिनियर है, मतलब एक ही लाइन पे है। इसको प्रूव करने का एक ही तरीका होता है कि तीनों के कोऑर्डिनेट के हेल्प से एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लिखो और उसे 0 कर दो, ठीक है। तो इसमें कई तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं। माइनर कैसे निकालते हैं ध्यान से देखना। कोई डिटर्मिनेंट है, मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमें माइनर निकालना है, ठीक है। कोई डिटर्मिनेंट है ए, ठीक है। अब हमें इस पोजीशन के अबाउट माइनर निकालना है, तो इसे क्या लिखेंगे, एम 1 1 1 1 पोजीशन है ना, तो ये माइनर क्या हो जाएगा हमारा, तो फर्स्ट रो है तो फर्स्ट रो को एलिमिनेट करो, फर्स्ट कॉलम है तो इसको भी एलिमिनेट करो, तो जो बच गया क्या बचा 5 8 6 9, यही तो बचा ना। क्या बचा 5 6 8 9, ये बचा ना। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखेंगे। वैसे ही इधर हम थोड़ा कर देते हैं, यदि M12 निकालना होता तो क्या करते, M12 पोजीशन पे क्या है बोलो, तो ये है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है। तो इसको भी हटाओ और इसको भी हटाओ, तो क्या बचा 4 7 6 9। जिस रो में जिस कॉलम में है 3 1 पोजीशन वाले को बताओ, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 7 है, तो इसको हटाओ और इसको हटाओ, तो क्या हुआ 2 5 3 6, ये माइनर हो गया, ठीक है। माइनर को कैपिटल M से लिखते हैं और फिर उसका एड्रेस दे देते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखना कि माइनर ऑफ एन एलिमेंट डिटरमाइन ऑर्डर n, माइनर निकालने के लिए ऑर्डर 2 या 2 से ज़्यादा होने चाहिए, एक ऑर्डर वाले डिटरमिनेंट का माइनर नहीं निकलेगा, ठीक है। तो जो माइनर निकलेगा उसका ऑर्डर क्या होगा n-1 होगा,
एलिमिनेट करोगे तो एक ऑर्डर कम हो जाएगा। जैसे 3 इंटू 3 का माइनर निकालोगे तो कौन सा डिटर्मिनेंट आएगा, 2 इंटू 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये था माइनर। अब देखो कोफैक्टर क्या होता है, कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे कि इसको कैपिटल ए से दिखाते हैं और एड्रेस दे देते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, तो किसी एलिमेंट का कोफैक्टर जब निकालते हैं 1 पोजीशन कोफैक्टर को क्या लिखेंगे, ए आई जे, तो ए 1 हो जाएगा ना, तो आई जे की जगह क्या लिख देंगे 1 अब ये ए मतलब कोफैक्टर होता है, मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स से चलते नहीं लिख रहे हैं, ये ए मतलब कोफैक्टर होता है। तो ये हो जाता है -1 टू द पावर एड्रेस आई प्लस जे 1 प्लस 1 -1 टू द पावर 1 प्लस 1 और फिर उसका माइनर M11 का माइनर, मतलब -1 टू द पावर 1 प्लस 1 और माइनर क्या हो जाएगा 1 का 5 8 6 9। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमिनेट करोगे तो यही आएगा ना। तो इसे हम क्या कहते हैं, कोफैक्टर अबाउट एलिमेंट A11। ठीक है, A11 पोजीशन के लिए हमें माइनस वाला टर्म रखना पड़ता है, पावर में एड्रेस रहेगा और एड्रेस प्लस कर देंगे रो और कॉलम को और फिर माइनर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जैसे A23 पोजीशन का कोफैक्टर निकालना है हमें, तो क्या होगा -1 टू द पावर 2 प्लस 3 माइनर 2 3, मतलब -1 टू द पावर 2 प्लस 3 और -2 3 कितना होगा 2 3, तो क्या हो जाएगा 2 3। ध्यान से देखो 1 2 7 8 1 2, अरे 2 3 हटाओ ना, 1 2 7 8, समझ में आया। तो इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, कोफैक्टर निकालते हैं। मतलब इस एलिमेंट को इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, फर्स्ट रो के लॉन्ग तोड़ रहे हैं, फर्स्ट रो के लॉन्ग, इस एलिमेंट को इसके कोफैक्टर के लॉन्ग तोड़ दिया, इस एलिमेंट को इसके कोफैक्टर के लॉन्ग तोड़ दिया, तीनों को जोड़ दिया, तो ये क्या आ जाएगा डिटर्मिनेंट आ जाएगा। ठीक है, किसके लॉन्ग, R1 के लॉन्ग ब्रेक हुआ है। तो जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी रो, किसी भी रो के एलिमेंट को उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाती है। कि यदि किसी रो के एलिमेंट से उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे और जोड़ोगे तो डिटर्मिनेंट आएगा। लेकिन तुमने मान लो कि एलिमेंट तो ले लिया फर्स्ट रो का और कोफैक्टर ले लिया सेकेंड रो का, और अब मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा। समझ में आया, फर्स्ट रो का एलिमेंट है तो फर्स्ट ही रो का कोफैक्टर भी होना चाहिए। एलिमेंट किसी और रो का और कोफैक्टर किसी और रो का लोगे तो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। ये याद रखोगे। अब एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, देखो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स को ध्यान से सुनना, ये इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए बहुत यूज होता है, ए इनवर्स निकालने के लिए। ठीक है, और इसको फार्मूला में भी हम तुमको बताए थे कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, मान लो कि कोई मैट्रिक्स ए है। ठीक है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट का हमने कोफैक्टर निकाला, कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखा। ठीक है, और उसका ट्रांसपोज लिखेंगे। कोफैक्टर मैट्रिक्स लिख दिया हमने, देखो A11 का कोफैक्टर ये है, A22 का कोफैक्टर ये है, A13 का कोफैक्टर ये है, A21 का कोफैक्टर, 22 का कोफैक्टर, 23 का कोफैक्टर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सबका कोफैक्टर लिख लिया।
अब इसका जब हम ट्रांसपोज करते हैं तो ये मैट्रिक्स आती है, और यही मैट्रिक्स जो होता है वो एडजॉइंट ऑफ ए होता है। मतलब मैट्रिक्स दिया रहेगा, उसका कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखेंगे, फिर उसका ट्रांसपोज लेंगे, तब आएगा हमारा एडजॉइंट मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ ए। समझ में आया? तो ये था 3/3 के लिए। 2/2 के लिए भी वही नियम है, लेकिन इसमें एक शॉर्टकट अपनाते हैं। क्या अपनाते हैं? जैसे 2/2 का मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो इसका हमें एडजॉइंट लिखना है। तो इसका एडजॉइंट कैसे लिखेंगे? तो प्रिंसिपल मेन डायगोनल के एलिमेंट को इंटरचेंज कर दो। जो यहाँ था इसको यहाँ लिख दो, यहाँ था वो वहाँ लिख दो। ठीक है, देखो ये यहाँ था ना, तो इसको लिख दिया यहाँ, और जो यहाँ था इसको लिख दिया यहाँ। ठीक है, तो मेन डायगोनल के एलिमेंट को क्या करो? इंटरचेंज कर दो, और ऑफ डायगोनल के एलिमेंट का साइन चेंज कर दो। प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो, तो हो गया एडजॉइंट। मेन डायगोनल को इंटरचेंज करना है और ऑफ डायगोनल की साइन चेंज करनी है, तो क्या निकल जाएगा? एडजॉइंट निकल जाएगा 2/2 मैट्रिक्स का। ठीक है, और 3/3 मैट्रिक्स का हमने बताया ही है कि पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखो, फिर उसका ट्रांसपोज लो, तो एडजॉइंट मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें ध्यान देंगे कि किसी भी मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद रखना। अब डेफिनेशन 4 क्या कह रहा है कि कोई भी मैट्रिक्स है, यदि उसका डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो उसे सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स है यदि डिटर्मिनेंट 0 है तो उसे सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, और कोई भी मैट्रिक्स है यदि डिटर्मिनेंट 0 नहीं है तो उसे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, ये याद रखोगे। उसके बाद थ्योरम 2 क्या कह रहा है कि ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर, देन ए बी एंड बी ए आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। यदि ए और बी मैट्रिक्स है जो कि नॉन सिंगुलर है, तो इनका प्रोडक्ट भी नॉन सिंगुलर होगा और ऑर्डर भी सेम रहेगा। ठीक है, थ्योरम 3 कह रहा है कि द डिटर्मिनेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर रेस्पेक्टिव डिटर्मिनेंट। यदि हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दिए और तब डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं, तो ये उतना ही आएगा कि इंडिविजुअली डिटर्मिनेंट निकाल लो और बाद में मल्टीप्लाई करो, तो दोनों बराबर बात है। तो ये भी फॉर्मूला याद रखोगे। ठीक है, अब देखो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए हमने बताया कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई कर दो, ये तो हम लोग किए ही अभी। यदि एन ऑर्डर है किसी मैट्रिक्स का, तो उसके एडजॉइंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेंगे, तो वो मेन मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का पावर कितना हो जाएगा? n-1 हो जाएगा। ये याद रखोगे, अचानक से पूछ देता है। A square matrix A is invertible if and only if A is non singular matrix। इसीलिए तो डिटर्मिनेंट का यूज आया था। कोई भी मैट्रिक्स है उसका इन्वर्स तभी संभव है जब वो नॉन सिंगुलर है, मतलब कि डिटर्मिनेंट उसका 0 के बराबर नहीं है। समझ में आया? तभी तो नॉन सिंगुलर होगा। डिटर्मिनेंट 0 हो गया तो सिंगुलर, डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं है तो नॉन सिंगुलर, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही क्या निकलता है? इन्वर्स निकलता है। समझ में आया? तो ये चीज़ याद रखना। तो पहले ही हम डिटर्मिनेंट निकाल के देख लेंगे। और इन्वर्स का फॉर्मूला क्या है? हमने लिखा भी था पहले, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, एक तो इन्वर्स निकालने का एलिमेंट्री प्रोसेस देखे थे मैट्रिक्स में, और फॉर्मूला क्या होता है? एडजॉइंट मैट्रिक्स निकाल लो, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये क्या हो जाएगा? ए इनवर्स। अब चूंकि ये रेशियो में है तो नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, मतलब डिटर्मिनेंट हमारा कभी भी 0
नहीं होना चाहिए, तभी ए इनवर्स संभव है, तभी रेशनल नंबर बनता है ना। तो इस तरीके से भी याद रख सकते हो। एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेज, इतना हम लोग डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं, तो किस लिए पढ़ रहे हैं, क्या एप्लीकेशन है उसका। इन दोनों का यूज होता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने में। भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, 2 वेरिएबल का हो या 3 वेरिएबल का हो, तो हम सबसे पहले चेक करेंगे कि वो कंसिस्टेंट है कि नहीं, कि इनकंसिस्टेंट है। तो कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, कोई भी सिस्टम कंसिस्टेंट कब कहा जाएगा, जब इसका सॉल्यूशन संभव है, चाहे एक सॉल्यूशन हो या ज़्यादा सॉल्यूशन हो। सॉल्यूशन हो गया तो कंसिस्टेंट है, और यदि कोई सॉल्यूशन नहीं है उसका, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का, तो उसे इनकंसिस्टेंट कहेंगे। ठीक है, तो हम लोग मेनी सॉल्यूशन वाला हमारे चैप्टर में नहीं है, हम लोग यूनिक सॉल्यूशन वाला ही देखेंगे। ठीक है, लेकिन मेनी सॉल्यूशन भी सॉल्यूशन ही होता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये भी कंसिस्टेंट हो जाएगा। तो सॉल्यूशन ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स इनवर्स यूज करके कैसे हम सॉल्यूशन निकालते हैं। ये हमारे 3 सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, 3 इक्वेशन ना, 3 इक्वेशन है तो वेरिएबल भी 3 है। तो इस मैट्रिक्स को हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स कहते हैं, ये वेरिएबल मैट्रिक्स हो गया, ये बी मैट्रिक्स है। तो इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, कोफिशिएंट मैट्रिक्स इनटू वेरिएबल मैट्रिक्स इक्वल टू कांस्टेंट मैट्रिक्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम लिखते हैं। अब इस फॉर्मेट में हमने लिख लिया, तो देखो x इज इक्वल टू बी लिख दिया हमने, तो हमारा सॉल्यूशन क्या आया, वेरिएबल है तो सॉल्यूशन होगा ना, वेरिएबल की जो वैल्यू आएगी। तो ये सॉल्यूशन क्या आया, ये फार्मूला है, इसी फार्मूले से हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन को। a का इन्वर्स निकालेंगे, उसमें b से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर जब 2 मैट्रिक्स इक्वल होती है तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होते हैं, तो इक्वेट करके हम सॉल्यूशन निकालेंगे फिर। ठीक है, दिस मैट्रिक्स इक्वेशन प्रोवाइड यूनिक सॉल्यूशन फॉर द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन एज इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज यूनिक। जब इनवर्स संभव होगा तभी इसका सॉल्यूशन निकलेगा, और इनवर्स कब संभव होगा, जब डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि तभी मैट्रिक्स हमारी सिंगुलर नहीं होगी, नॉन सिंगुलर होगी। तो जब हमारा ए मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगा तभी इनवर्स निकलेगा, और तभी इनवर्स निकलेगा तभी इसका सॉल्यूशन निकलेगा। ठीक है, तो दिस मेथड ऑफ सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज नोन एज मैट्रिक्स मेथड। इसे कौन सा मेथड कहते हैं, मैट्रिक्स मेथड। ये केस को हम बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि इसी में बहुत ज़्यादा दिमाग है, याद रखना है इसको। यदि हमारा डिटर्मिनेंट 0 हो गया तो क्या होगा, इन दिस केस वी कैलकुलेट एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी कैलकुलेट करेंगे। यदि वो 0 के बराबर नहीं हुआ तब हम कहेंगे कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, और यदि 0 है, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई किए, और यदि ये 0 है देन सिस्टम में इधर कॉन्सिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट, फिर अगले में चेक करेंगे हम कि क्या होगा। ठीक है, तो इसमें केसेस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में देखेंगे कि पहला केस क्या कह रहा है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन तभी संभव है जब हमारा मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, नॉन सिंगुलर होगा। देखो मतलब डिटर्मिनेंट इसका 0 नहीं होगा, यूनिक तभी होगा ना जब मैट्रिक्स हमारा नॉन सिंगुलर होगा। ठीक है, तो मतलब डिटर्मिनेंट कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाले और वो 0 के बराबर नहीं हुआ तो हमारा यूनिक सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, लेकिन जब डिटर्मिनेंट हमारा 0 के बराबर हो गया तब क्या करेंगे, तब हम चेक करेंगे कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी का क्या हाल है। यदि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी
जीरो के बराबर नहीं है तब हम कहेंगे कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, पूरा सिस्टम इनकॉन्सिस्टेंट है। और यदि ये भी जीरो के बराबर हो गया तो या तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा या सॉल्यूशन होगा। तो ये सिचुएशन के ऊपर है, जब नॉर्मल हम सॉल्व करेंगे, ठीक है।